नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का मास्टर प्लान, सीएम उम्मीदवार का चेहरा नहीं करेगी पेश। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले साल के अंत में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि पार्टी इन विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा पेश नहीं करेगी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के इलेक्शन प्लान के तहत पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी को मुख्यमंत्री फेस को प्रोजेक्ट नहीं करेगी। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सभी राज्यों में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक खासकर हिंदी भाषी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना तथा मिजोरम में चुनाव जीतने के लिए सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा करने की योजना बनाई है। बीजेपी के वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी साल के अंत में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा पेश नहीं करेगी। पार्टी ये रणनीति ऐसे वक्त लाई है जब राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल के मुरीद हुए बाबा रामदेव, आम आदमी पार्टी की 3 कामयाबी गिनवाई। बता दें कि अक्सर अरविंद केजरीवाल की आलोचना करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव भी अब उनके मुरीद बन गए हैं। हाल ही में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते नजर आए। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इसमें एक टीवी शो के दौरान बाबा रामदेव कहते नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसमें वो गीता के श्लोक के साथ कहते हैं कि पुरुषार्थ और पराक्रम करने वाले ही सफलता के शिखर चढ़ते हैं। 3 विजय उन्होंने प्राप्त कर ली। अरविंद केजरीवाल जी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। बाबा रामदेव ने आगे कहते नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली विजय कर लिया, पंजाब विजय कर लिया, फिर एमसीडी जिसे दिल्ली का दूसरा डोर है सत्ता का, वो भी विजय कर लिया। अब इस बार गुजरात में थोड़ी सीटें आई, लेकिन अगली बार इतनी बड़ी चुनौती बन के उभरेगा अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए। वो आने वाले समय में बीजेपी को नाको चने चबवा देगा। बता दें कि बाबा रामदेव बीजेपी और नरेंद्र मोदी के समर्थक माने जाते हैं। साथ ही वो अक्सर अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते रहते हैं। हालांकि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था तब दोनों एक ही मंच पर नजर आते थे और एक दूसरे का समर्थन और तारीफ भी करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी के लिए ही चुनौती बन गए तो रामदेव ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ में सरकार बनाई तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल सच में देश में वीवीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं और देश के हित में राजनीति करना चाहते हैं तो उन्हें जनता को बताना चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ क्यों है, नरेंद्र मोदी के साथ क्यों नहीं है। राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा जाति जनगणना है भारत का एक्सरे, पीएम नहीं चाह रहे हैं सार्वजनिक हो डेटा। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि जातीय जनगणना का डेटा हमारे सामने आए। उन्होंने दावा किया कि जातीय जनगणना है भारत का एक्सरे है। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने सोमवार को भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि जाति जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि जातिगत जनगणना के आंकड़े भारत का एक्सरे है। उन्होंने आगे ये देश की जनसांख्यिकीय संरचना को समझने में मदद करेगा और एक समावेशी विकास रणनीति का मार्ग प्रशस्त करेगा। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल सरकार के आवास न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को देने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम खुले में रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं, लेकिन भाजपा ने इस पर गुप्त रूप से दबाव डाला और अडानी जी को मुंबई हवाई अड्डा मिल गया। सार्वजनिक क्षेत्र निजी हो गए हैं और जब मैंने लोकसभा में अडानी पर पीएम मोदी से सवाल किया तो जवाब में मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई।
मणिपुर में फिर बिगड़ रहे हैं हालात। 5 दिन के लिए इंटरनेट बैन, स्कूल भी किए गए बंद। बता दें कि हाल ही में मणिपुर सरकार ने इंटरनेट सेवा से बैन हटा दिया था, जिसके बाद कई दिल दहला देने वाले वीडियो वायरल हुए, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था फिर से बिगड़ती नजर आ रही। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने 5 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस बैन करा दी, साथ ही स्कूलों को भी बंद करने का आदेश जारी किया। दरअसल अपहरण कर 2 युवकों की हत्या के खिलाफ इम्फाल में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके तुरंत बाद कई हाई लेवल मीटिंग हुई और इंटरनेट को बंद करने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट सेवा पर तत्काल प्रभाव से बैन लागू किया जा रहा है। ये 1 अक्टूबर शाम 7:45 बजे तक लागू रहेगा। आगे के हालात को देखते हुए इस पर फैसला लिया जाएगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को पड़ा दिल का दौरा, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। बता दें कि बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को हार्ट अटैक आ गया है, जिसके बाद उन्हें देर शाम मंगलवार को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। लीलावती अस्पताल के सीनियर डॉक्टर जलील पारकर ने शाहनवाज की हेल्थ को लेकर अपडेट देते हुए बताया कि दिल का दौरा आने की वजह से उनको भर्ती किया गया है। उनकी एंजियोप्लास्टी की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक शाहनवाज हुसैन को हाई ब्लड प्रेशर और एसिडिटी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां हॉस्पिटल में उनको एंजियोप्लास्टी हुई। उन्हें वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर जलील पारकर के अधीन भर्ती कराया गया और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश विजान ने उनका ऑपरेशन किया। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन से इंडिया में क्यों बिगड़ी बात, केरल में सीपीएम पर भड़की कांग्रेस। बता दें कि कर्नाटक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जेडीएस के बीच गठबंधन होने से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक में बात बिगड़ गई है। सीपीएम और कांग्रेस दोनों ही इंडिया ब्लॉक में शामिल है, लेकिन बीजेपी के साथ पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की पार्टी के हाथ मिलाने से केरल में उनके बीच और भी तलखी आ गई है। इधर जेडीएस एनडीए का हिस्सा बनी है, उधर कांग्रेस ने सीपीएम के धर्मनिरपेक्ष साख पर सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पूछा है कि सीएम पिनराई विजयन की सरकार से जेडीएस को अब तक बाहर क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक में अपनी सहयोगी वामपंथी दलों पर यहां तक आरोप लगा दिया है कि ये लेफ्ट के संघ परिवार वाली मानसिकता का सबूत है। कांग्रेस ने सीपीएम को चुनौती दी है कि अगर उसके स्टैंड में जरा भी संघ परिवार के विरोध के लिए कोई ईमानदारी बची है तो तत्काल जेडीएस को लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कैबिनेट से बाहर करे या उसे बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने तक बाहर जाने को कह दे। नहीं सुधरे कनाडा और भारत के रिश्ते तो क्या होगा, जस्टिन ट्रूडो के एक बयान से दांव पर अरबों का कारोबार। बता दें कि भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। इसमें पर्यटन से लेकर शिक्षा, मसूर दाल के आयात और स्मार्टफोन के निर्यात तक शामिल है। भारतीय कंपनियों में कनाडाई लोगों का निवेश भी बढ़ रहा है। हालांकि हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच गतिरोध सामने आया है। भारत की ओर से लगाए गए वीजा प्रतिबंध संबंधों में खटास की नई कड़ी है। इसका असर आतिथ्य तथा विमानन उद्योग तथा कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों पर भी पड़ेगा। 2022 में 27,07,291 विदेशी पर्यटक कनाडा से भारत आए। विदेशी पर्यटकों के मामले में कनाडा, अमेरिका, बांग्लादेश, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद 5वें स्थान पर रहा। कनाडा से पर्यटकों की संख्या 2021 से 3 गुना से अधिक बढ़ गई है। 2021 में केवल 80,437 पर्यटक आते थे, हालांकि यह अभी भी अधिकतम संख्या से कम है। संबंधों में और गिरावट की स्थिति में इसका असर कनाडा के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारत के छात्रों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। वहीं भारत में 600 से अधिक कनाडाई कंपनी मौजूद हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश केवल 3.6 अरब करोड़ है। लेकिन हाल ही में कनाडाई पेंशन फंड ने विप्रो, इंफोसिस, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा बैंक और पेटीएम, जोमेटो, नाइका डिलीवरी जैसी स्टार्टअप में निवेश किया है। पिछले कुछ वर्षों में कनाडाई फंड भारतीय कंपनियों में 1 ट्रिलियन रुपये से अधिक डूबा है। ये रिश्ते जल्दी सामान नहीं हुए तो ये खत्म हो सकते हैं। एनडीए से नाता तोड़ने पर उदयनिधि ने एआईएडीएमके और बीजेपी पर कसा तंज, बोले एक चोर और दूसरा लुटेरा है। बता दें कि तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़कर अलग हुई एआईएडीएमके और बीजेपी पर तंज कसा है।
उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां फिर से चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आ सकती हैं, क्योंकि एक लुटेरा है और दूसरा चोर है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कृष्णगिरी जिले में डीएमके युवा विंग की एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि अन्ना द्रमुक द्वारा भाजपा के साथ अपने संबंध तोड़ने के बावजूद डीएमके के 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय होगी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि केपी मुनुसामी ने घोषणा की है कि एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन खत्म हो गया है। भले ही आपका भाजपा के साथ गठबंधन हो या ना हो, 2024 का लोकसभा चुनाव डीएमके ही जीतने वाली है। आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। आपके अपने अन्ना द्रमुक कैडर है और लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसा है क्योंकि आपके पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ ईडी के मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि वे एआईएडीएमके और भाजपा आपस में लड़ने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय वे फिर एक साथ आएंगे, क्योंकि एक लुटेरा है और दूसरा चोर है। पीएम मोदी ने किया रोजगार मेला का उद्घाटन। 51,000 कर्मचारियों को दिए नियुक्ति पत्र। जानिए क्या क्या हुआ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने उद्घाटन करते हुए रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी कर्मचारियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा की नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। इस अवधि में हर सरकारी कर्मचारी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। आपको हमेशा नागरिक प्रथम की भावना से काम करना होगा। आप उस पीढ़ी का हिस्सा है जो प्रौद्योगिकी के साथ बड़ी हुई है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वहीदा रहमान को मिलेगा भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड। बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया है। वहीदा ने फिल्म प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, गाइड जैसी फिल्मों में दमदार काम किया। फैंस और सेलेब्स एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर बधाई दे रहे हैं। लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान को सिनेमा जगत के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया है। वहीदा अपने दौर की लीडिंग एक्ट्रेस रही हैं। फिल्म प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, गाइड जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।